हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं जो अपना चैप्टर चला हुआ है टाइप्स ऑफ ड्यूटी। तो टाइप्स ऑफ ड्यूटी की क्लास 1 हम दे चुके हैं। क्लास 1 का मतलब है पार्ट 1 आपका हो चुका है। टाइप्स ऑफ ड्यूटी का आज मैं आपको कराने वाला हूं पार्ट 2, और आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के कंटेंट्स क्या है, यानी क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। तो टोटल 4 चीजें अगर आप ये कर लोगे तो आपका चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाएगा। आपको इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं। तो सबसे पहला कंटेंट है जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। ये डायरेक्ट स्टडी मेट से मैंने ये नोट्स बनाए हैं। तो 10 क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम क्वेश्चन है, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड रहेगा। साथ ही साथ उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस, पीवाईक्यू क्वेश्चन, आरटीपी एमटीपी टाइप के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी अपन यहाँ पे करेंगे। उसके बाद एलडीआर क्वेश्चन भी मैंने छाट रखे हैं, वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आपका कुछ होमवर्क रहेगा। तो होमवर्क क्या रहता है, ठीक है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो आपको करना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपकी। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ड्यूटी पार्ट 2। तो पार्ट 1 के अंदर हमने क्या शुरू किया था, ये जो कंटेंट 1 है 10 क्वेश्चन ये शुरू किए थे। अगर ये आता है तो सब कुछ आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100% फोकस करना है ये 10 क्वेश्चन के ऊपर, इनको अच्छे से रिवीजन करना है और अच्छे से समझना है। अब सवाल उठता है कि पिछली क्लास के अंदर हमने 10 क्वेश्चन जो ये है कंटेंट नंबर 1, इसमें से 6 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये जो 6 क्वेश्चन किए हैं, जिन लोगों ने क्लास नहीं की है तो कर लो पहले, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे रिवीजन कराऊंगा और रिवीजन के बाद ही आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्या पढ़ा था, मैं उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, फिर रिवीजन करा देता हूँ बेसिकली पिछली क्लास का, उसके बाद आगे चलेंगे। तो हमने पढ़ा था पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी के बारे में, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन था बेसिक कस्टम ड्यूटी, और इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, मैंने मार्क कराया था इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने आपको बताया था। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था कि 2 सेक्शन है, सेक्शन 12, सेक्शन 2। सेक्शन 12 जो है कस्टम एक्ट का है, सेक्शन 2 जो है वो कस्टम टैरिफ एक्ट का है, ठीक है। तो सेक्शन 12 के अंदर क्या दे रखा था कि भैया कौन से रेट से चार्ज होएगा, ये रेट कहाँ बता रखा है, कस्टम टैरिफ एक्ट में बता रखा है, ये बोल रहा था वो। फिर सेक्शन 2 में क्या बता रखा था, ठीक है, रेट क्या होता है बेसिक कस्टम ड्यूटी का, ये सब हमने पढ़ा था। तो पढ़ा था कि स्टैंडर्ड रेट 10% होता है, ठीक है ना। फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल पढ़े थे, ठीक है। और फर्स्ट शेड्यूल के अंदर 5 कॉलम थे, वो सब हमने पढ़े थे। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ और साथ साथ में आपको रिवीजन करा दूंगा। यहाँ पे ये चैप्टर के अंदर ये रहा चैप्टर आपका, यहाँ पे दे रखा है, ये देखो, ठीक है ना। मैं ये नोट सारे के सारे आपके साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वेरी, टेलीग्राम चैनल पे। तो ये था आपका, ठीक है ना, फर्स्ट वाला जो अपना, एक मिनट रुके, ये रहा, ठीक है ना। तो ये है अपना बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी में मैंने जैसा कि बताया 2 सेक्शन थे, ये हमने पढ़े थे, ठीक है ना। सेक्शन 12 पढ़ा था। सेक्शन 12 क्या बोलता है कि भैया रेट कहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। और सेक्शन 2 बताता है कि रेट है क्या, ठीक है ना। तो रेट के बारे में सेक्शन 2 बात कर रहा है, ठीक है ना। और फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल पढ़े थे, ये इंपोर्ट का रेट बताता है, ये एक्सपोर्ट का रेट बताता है। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर 5 कॉलम होते हैं, किस कॉलम में क्या आता है अपन ने ये पढ़ा था। और स्टैंडर्ड रेट क्या होता है बेसिक कस्टम ड्यूटी का 10%। तो अभी तक जो मैंने इसके अंदर बताया इंपॉर्टेंट ये था, एक तो कि बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट 10% होता है, तो एक तो ये ध्यान रखना है आपको। और बेसिक कस्टम ड्यूटी के अंदर ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो इसको अच्छे से मार्क कर लेना, ठीक है ना। प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी, जिसमें मैंने बताया था कि अगर एज ए इम्पोर्टर अगर मैं गुड्स इंपोर्ट करता हूँ एरिया नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ से, तो जो मेरे को बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट होता है वो नॉर्मल रेट से कम रेट पे टैक्स देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी। लेकिन उसके लिए 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। मुझे क्लेम करना पड़ेगा कि प्रेफरेंशियल रेट के लिए, और मुझे ये भी क्लेम करना पड़ेगा कि गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ है प्रेफरेंशियल एरिया में, और जो एरिया है वो नोटिफाइड होना चाहिए प्रेफरेंशियल एरिया अंडर सेक्शन 4 सब सेक्शन 3। ओरिजिन ऑफ गुड्स कैसे डिसाइड होगा 4(2) के हिसाब से, जो कि कस्टम टैरिफ एक्ट के है, ठीक है ना। तो ये सब बातें हमने पढ़ी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 था ये वाला, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड टैक्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने पढ़ा था इंटीग्रेटेड टैक्स। तो इंटीग्रेटेड टैक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं इंटीग्रेटेड टैक्स, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग एक बार देख लेना इसको, ठीक है ना। कुछ भी है ऐसा नहीं करने की जरूरत है। इसमें 2 ही बातें ध्यान रखना कि आईजीएसटी का रेट मैक्सिमम 40% होता है,
ठीक है ना, और एक जनरल रेट जो होता है वो 18% होता है। वैसे ये बातें ध्यान रख लेना, बाकी जरूरत नहीं है ये भी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट मार्क कराया था मैंने, ठीक है ना। तो तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा अलग कलर के पेन से, ठीक है ना। तो तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मैं सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ पिछली क्लास का, ये सब मैं क्लास 1 के अंदर डिटेल में ढंग से, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से समझा चुका हूँ, अच्छे तरीके से मैं शेयर कर चुका हूँ। यहाँ पे जीएसटी कंपनसेशन सेस ये पढ़ा था, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, तो मैंने इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कराया था, ठीक है। और इसमें हमने क्या पढ़ा था, आइए दिखा देता हूं। तो जीएसटी कंपनसेशन सेस में 5 बातें मैंने आपको बताई थी। सबसे पहला जीएसटी कंपनसेशन सेस सेक्शन 8 जो कि जीएसटी एक्ट 2017 का सेक्शन है, तो जीएसटी एक्ट का सेक्शन है सेक्शन 8, उसमें लेविड है। दूसरी बात, जीएसटी कंपनसेशन सेस क्यों मिलता था, ठीक है ना, क्यों लगाया गया, तो ये इसलिए था क्योंकि जब जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया तो बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जिनको लॉस हुआ, उनको कंपनसेट करने के लिए इसको लेके आए थे। लेवी और कलेक्शन कब तक एक्सटेंड किया गया इसका, 31 मार्च 2026 तक, ठीक है ना। और ये सिर्फ एप्लीकेबल है जो नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गुड्स और सर्विसेज नोटिफाइड है उनके ऊपर। अभी के लिए जो है लग्जरी एंड साइन गुड्स, ठीक है ना, जैसे पान मसाला, टोबैको, ये 5 बातें हमने इसके अंदर पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो मैं आपको बताया था नहीं है, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमने पढ़ा था इमरजेंसी पावर, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, इमरजेंसी पावर, ठीक है, इमरजेंसी पावर। तो ये जो इमरजेंसी पावर हमने पढ़ी थी, ठीक है ना, ये थी एक्सपोर्ट ड्यूटी के ऊपर। एक्सपोर्ट ड्यूटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ओके, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये मैंने ये कराया था, ठीक है। इमरजेंसी पावर टू इम्पोज और एनहांस एक्सपोर्ट ड्यूटी किसके पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन उसको सेकंड शेड्यूल में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी नोटिफिकेशन इशू करके, और कुछ कंडीशंस है वो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। 2 कंडीशन है यहाँ पे, गुड्स, ठीक है ना, मे और मे नोट बी सेटिस्फाइड इन सेकंड शेड्यूल, हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आगे है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, अगर सेटिस्फाई होती है कि सर्कमस्टांसिस ऐसी है थी जिसकी वजह से हमें एक्सपोर्ट ड्यूटी को एनहांस करना पड़ा या इम्पोज करना पड़ा, ये 2 बातें यहाँ पे कंडीशन के रूप में, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने कराया था वो था क्वेश्चन नंबर 5, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, क्वेश्चन था, जो पीछे हमने पढ़ा है इमरजेंसी पावर एक्सपोर्ट ड्यूटी के रिगार्डिंग, बिल्कुल वो इम्पोर्ट ड्यूटी के ऊपर था, वैसे इतना ही फर्क है। तो यहाँ लिखेंगे इमरजेंसी पावर, ठीक है ना, ये इम्पोर्ट ड्यूटी के ऊपर था, इम्पोर्ट ड्यूटी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैंने मार्क भी कराया था और मैं अभी भी बता रहा हूँ, साथ साथ में रिवीजन क्लास में भी, ठीक है, रिवीजन करा रहा हूँ पहले, उसके बाद आज की क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, आइए मैं दिखा देता हूँ। तो इसमें सेक्शन 8A है जो कि कस्टम टैरिफ एक्ट का है, जो क्या कहता है, इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की, ठीक है ना, इमरजेंसी पावर किसके पास होती है, तो मैंने बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। उसके लिए फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट करना पड़ेगा नोटिफिकेशन इशू करके, और 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। पहली, गुड स्पेसिफाइड होना चाहिए फर्स्ट शेड्यूल में, और सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो इस बात से कि भैया ऐसी सर्कमस्टांसिस आ गई थी जिसकी वजह से हमें, ठीक है ना, इंपोर्ट ड्यूटी लगानी पड़ी या एनहांस करनी पड़ी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा था हमने, क्वेश्चन नंबर 6 ऑल्सो वेरी एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी बड़ा, ठीक है ना, सेक्शन था, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमेशा एग्जाम में, ठीक है ना। इसका सेक्शन होता है सेक्शन 8B, ठीक है, ध्यान रहता है तो अच्छी बात है, कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर ये सेक्शन गिवन होता है, ठीक है ना। तो सेफगार्ड मेजर्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है। तो ये पूरी क्लास थी, पिछली क्लास, ये 6 क्वेश्चन हमने पढ़े थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार रिवीजन करा देता हूँ, है ना, लास्ट है। तो 8B यानी सेफगार्ड मेजर्स के बारे में हमने क्या बात की थी, इसमें सबसे पहले तो ये पढ़ा था कि सेफगार्ड मेजर्स कब लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैंने बताया था कि अगर आर्टिकल इंपोर्ट कर रहे हैं इंक्रीज क्वांटिटी में, जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट को इंजरी हुई है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों लगाते हैं सेफगार्ड मेजर्स, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर सके। किस किस तरीके से लगाया जा सकता है, सेफगार्ड ड्यूटी लगा के, मैक्सिमम लिमिट फिक्स करके, या कोई और तरीका जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्रोप्रिएट लगता है। इसकी ड्यूरेशन क्या होती है सेफगार्ड मेजर्स की, मिनिमम 4 ईयर होती है और मैक्सिमम 10 ईयर होती है, ये भी हमने पढ़ा था, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट था। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पशन या रिलीफ फ्रॉम सेफगार्ड मेजर्स। तो इसमें मैंने यहाँ पे 3 रिलीफ बताई थी, A, B और C, ठीक है ना। तो ये अच्छे से कर लेना,
ठीक है ना, इसके ऊपर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है। और अब चलते हैं हम यहाँ पे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 से ये पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए खाली आपको। तो आइए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब हम आज की क्लास शुरू कर रहे हैं दोस्तों, विद रिवीजन मैंने आपको करा दिया है। अब हम लोग करेंगे, ठीक है, कंटेंट नंबर 7, ठीक है। कंटेंट नंबर 7 का मतलब वो जो 10 क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 किसके बारे में बात करता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है आपका काउंटरवेलिंग ड्यूटी के बारे में। तो काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए? नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए तो जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं काउंटरवेलिंग ड्यूटी। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट मैं इसको लिखने जा रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि आजकल जिस तरीके का पेपर आ रहा है, ठीक है, तो कोई भी पेपर कभी भी मुश्किल हार्ड बन सकता है, ठीक है। तो आईडीटी का पेपर हमेशा ही आसान आया है, लेकिन जो अभी पेपर गया है जनवरी का 26 का, वो पेपर काफ़ी मुश्किल लगा लोगों को, ठीक है। और जिसका स्पेसिफिक रीजन ज़्यादातर क्या होता है कि शॉर्ट वीडियो देखना, शॉर्टकट लगाना, ठीक है ना, चीज़ों में ये बिल्कुल नहीं करना है। जब पहली बार आप पढ़ रहे हो तो 100% पढ़ो, ढंग से पढ़ना है, ठीक है। तो काउंटरवेलिंग ड्यूटी के बारे में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसको सीधा नोट से कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे रखा है काउंटरवेलिंग ड्यूटी के बारे में। तो काउंटरवेलिंग ड्यूटी में क्या है कि सबसे पहले तो यहाँ कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, ठीक है ना। ये काउंटरवेलिंग ड्यूटी के लिए आपको, ठीक है, ये कंडीशंस याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। बस इसको एक बार रीड कर लेना। उसके अलावा दूसरा पॉइंट यहाँ पे इसके अंदर दे रखा है एंटी सर्कमवेंशन, ठीक है ना, मेजर्स टू रिस्पेक्ट ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड गुड्स। ये भी आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये क्यों नहीं पढ़ना पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, ये एंटी डंपिंग ड्यूटी में सेम है, ठीक है ना, सेम टू सेम एंटी डंपिंग ड्यूटी में भी है। उसमें सारे के सारे पॉइंट्स यही है, ठीक है ना। ये वर्ड याद रखना, बाई अल्टरिंग, ठीक है ना, अनअसेंबल और डिसेंबल फॉर्म में, ठीक है ना, आर्टिकल को इंपोर्ट करना, कंट्री का ओरिजिन चेंज करना, या इस तरीके से कोई भी मैनर जिसमें इनइफेक्टिव हो जाता है काउंटरवेलिंग ड्यूटी, ठीक है ना, ये सेम टू सेम एंटी डंपिंग ड्यूटी में पढ़ाऊंगा, इसलिए यहाँ पे फायदा इसका है नहीं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी। सेफ गार्ड मेजर्स जो मैंने पॉइंट बताया था उसके अंदर जो पॉइंट नंबर सी है ये वही है, ठीक है ना। अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो डेफिनेटली आप समझ पा रहे होंगे कि सेफ गार्ड मेजर्स में जब रिलीफ पढ़े थे तो रिलीफ में मैंने पॉइंट नंबर ए, बी और सी कराया था। वो सी पॉइंट है ना, वो एज इट इज यहाँ लिखना है बस, ठीक है ना। सेफ गार्ड मेजर्स, ठीक है ना, सेल नोट अप्लाई टू आर्टिकल इंपोर्टेड बाय 100% EU और SEZ यूनिट, ये लिख रखा था वहाँ पे। तो यहाँ सेफ गार्ड मेजर्स की जगह बस काउंटरवेलिंग ड्यूटी लिखना है, बाकी सब कुछ सेम है यहाँ पे। तो ये भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने वो किया है। ड्यूरेशन क्या होता है काउंटरवेलिंग ड्यूटी का? जैसे सेफ गार्ड ड्यूटी का होता है तो इसका कितना होता है, ठीक है ना, 5 ईयर होता है और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 5 ईयर तक, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो MCQ पर्पस के लिए, बाकी ये सब चीज़ें ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पॉइंट भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना, MCQ पर्पस के लिए, ठीक है ना। ये क्या है, रेट्रोस्पेक्टिवली क्या हम इसको इम्पोज कर सकते हैं काउंटरवेलिंग ड्यूटी को, तो ये बता रखा है। तो रेट्रोस्पेक्टिव डेट फ्रॉम द विच ड्यूटी इज पेबल सेल नॉट बी बियॉन्ड 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन के 90 दिन के बाद, ठीक है ना, इससे पहले से हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो ये बात इसने बता रखी है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हम कहीं ना कहीं आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो काउंटरवेलिंग ड्यूटी का पॉइंट मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बस आपको पता होना चाहिए था इसलिए थोड़ा सा मैंने बता दिया है। लेस इंपॉर्टेंट है, इसके ज़्यादातर पॉइंट या तो हम सेफ गार्ड ड्यूटी या एंटी डंपिंग ड्यूटी में सिमिलर पॉइंट, क्या बिल्कुल सेम टू सेम इंग्लिश सब कुछ हम वहाँ करने वाले हैं, बस नाम बदल के काउंटरवेलिंग ड्यूटी रख देना आपको। तो इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता एग्जाम के लिए। लेकिन अगले क्वेश्चन पे जब हम चलेंगे, ठीक है ना दोस्तों, अब आने वाले हैं, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, जो कि नवंबर 24 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया है और पहले हमेशा इसके ऊपर क्वेश्चन आते रहे हैं, आजकल भी आते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आजकल जिस तरीके का पेपर बन रहा है तो थोड़ा सा ये नहीं है कि सिर्फ जो पहले आता था एग्जाम में, ठीक है ना, आपने PYQ पढ़ लिया, RTP पढ़ लिया, MTP पढ़ लिया तो 100% हो गया, नहीं। आपको स्टडी मेट से सब कुछ करना ही पड़ेगा, ठीक है ना चाहते हो भी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कर सकते कि स्पेसिफिक चलो यार इस चैप्टर के अंदर 10 क्वेश्चन है, 10 में से 2 क्वेश्चन कर लेंगे बात बन जाएगी, ऐसा नहीं चलेगा।
अब आपको 10 के 10 क्वेश्चन का नॉलेज होना चाहिए। हाँ, 10 में से कम 6 या 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन की भी आपको कम से कम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये नहीं कहा जा सकता कि उस 3 में से भी नहीं आएगा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। अब इस पे आ जाते हैं दोस्तों। अब यहाँ जाते हैं, अपने नोट्स खोल लेते हैं और यहाँ लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पे पहले लिख लेते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। नया पेज ले लेता हूँ एक बार, आगे जाते हैं, ये रहा। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले इसका नाम क्या है, तो इसका मैं पहले तो सेक्शन लिख देता हूँ आपके सामने। इसका सेक्शन है सेक्शन 9A, जिसका नाम है एंटी डंपिंग ड्यूटी। जिसका नाम है दोस्तों एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी जैसे ही हमने स्टार्ट किया तो दिमाग में आया होगा कि क्या ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ढंग से पढ़ना है, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं, एक एक चीज़ इसके अंदर करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो इसके अंदर पढ़ने वाले हैं वो है एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है और ये है चीज़ क्या क्या किस बला का नाम है। तो चलिए इस बला को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि ये देखिए, यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी पहले दे रखा है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी में क्या बोल रखा है दोस्तों, वेयर एन आर्टिकल इज एक्सपोर्टेड बाय एन एक्सपोर्टर। मान लो कोई एक्सपोर्टर है दूसरी कंट्री के अंदर, ठीक है ना, वो एक्सपोर्ट कर रहा है अपनी कंट्री से इंडिया में, ठीक है ना, एट लेस देन नॉर्मल वैल्यू। जो नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है ना, जिस वैल्यू पर, नॉर्मल वैल्यू क्या होता है आगे मैं बताऊंगा, ठीक है ना, जो नॉर्मल वैल्यू से कम पर वो एक्सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे हमारे देश के अंदर। तो जब उसको यहाँ पर इंपोर्ट किया जाएगा, यानी वहां से एक्सपोर्ट और यहाँ से इंपोर्ट किया जाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगी, ठीक है ना, अगर ऐसा करेंगे तो। बोलो क्लियर है। तो ये बात यहाँ पे बोल रखी है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी के अंदर क्या लिखना है, तो चलिए इसके देख लेते हैं, ठीक है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी में है कि अगर कोई एक्सपोर्टर है, ठीक है ना, अगर कोई एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर हमारे देश का नहीं किसी दूसरे देश का, मान लो जैसे यूएसए में, यूएसए का कोई एक्सपोर्टर है, वो इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना, इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। अब जब वो एक्सपोर्ट कर रहा है तो किस वैल्यू पर एक्सपोर्ट कर रहा है ये ध्यान रखना, ठीक है ना, किस वैल्यू पर एक्सपोर्ट कर रहा है। तो जो वैल्यू है ना वो लेस देन नॉर्मल वैल्यू है, लेस देन नॉर्मल वैल्यू। जो वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना, उस वैल्यू से कम पर वो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, जब वो हमारे देश में आएगा ना, ठीक है ना, प्रोडक्ट, तो उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगी, एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो आई होप क्लियर है एंटी डंपिंग ड्यूटी कब लगता है, पहला पॉइंट। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी किस बला का नाम है, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है कि जब कोई एक्सपोर्टर इंडिया में एक्सपोर्ट करता है कोई गुड्स और लेस देन नॉर्मल वैल्यू से, ये वर्ड याद रखना, नॉर्मल वैल्यू आगे मैंने डिफाइन भी कर रखा है, लेस देन नॉर्मल वैल्यू पर जब वो यहाँ पे एक्सपोर्ट करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है दोस्तों। तो पहला पॉइंट एंटी डंपिंग ड्यूटी में आई होप अच्छे से क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं और दूसरे पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, कौन कौन सी कंडीशंस है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के लिए। कुछ कंडीशंस हैं तो वो होंगी तभी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जा सकता है। तो कुछ कंडीशंस यहाँ पे बता रखी है। तो टोटल 2 कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ठीक है जी, 2 कंडीशंस ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी कंडीशंस हैं, ठीक है ना, ये याद रखना कि भैया पहली कंडीशन, देयर मस्ट बी डंपिंग। क्या होना जरूरी है, डंपिंग होना जरूरी है, ठीक है ना, एंटी डंपिंग ड्यूटी तभी तो लगेगा ना, देयर मस्ट बी डंपिंग। और उस डंपिंग की वजह से, ठीक है ना, क्या होना जरूरी है, इंजरी होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, इंजरी होना जरूरी है। आई होप क्लियर है, बस और कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो हमने 2 बातें पढ़ी, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल है। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, तो मैंने क्या बताया कि जब एक एक्सपोर्टर इंडिया में कुछ एक्सपोर्ट करता है, ठीक है ना, और वो नॉर्मल वैल्यू से कम वैल्यू पर एक्सपोर्ट करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है उसके ऊपर। लेकिन एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के लिए 2 कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी, ठीक है ना, 2 कंडीशन फुलफिल होंगी तभी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगा।
पहला तो डंपिंग होना जरूरी है और दूसरा उस डंपिंग की वजह से इंजरी होना जरूरी है, तभी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि कितनी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी, उसका अमाउंट कैसे निकालेंगे। तो तीसरी बात हम सीखने वाले हैं, अमाउंट ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर एग्जाम में आपके एमसीक्यू आ सकता है, तो ये आपको एग्जाम में 2 नंबर दिला सकता है, ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन आता है तो 4 से 5 नंबर भी दिला सकता है। तो इसको याद करने के लिए मैंने क्या किया है, एक तिकड़मबाजी की है जिसमें आपको ध्यान रखना है एम आई का फोन होगा आपके पास या किसी के पास सुना होगा, तो एम आई से याद रखना, ठीक है ना। एम का मतलब होता है मार्जिन ऑफ डंपिंग, तो यहाँ पे 2 वर्ड हैं, एक एम और एक आई, तो यहाँ पे एम स्टैंड्स फॉर मार्जिन, ठीक है ना। तो एम स्टैंड्स फॉर मार्जिन, मार्जिन ऑफ डंपिंग, ठीक है ना, मार्जिन ऑफ डंपिंग। दूसरा वर्ड है यहाँ पे आई का मतलब होता है इंजरी मार्जिन, इंजरी मार्जिन। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है, बोलो क्लियर है। अब इन दोनों में से विच एवरेज लोअर, ये निकालेंगे पहले अमाउंट, और विच एवरेज लोअर ले लेंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा, वो अमाउंट निकल जाएगा एंटी डंपिंग ड्यूटी का, ठीक है, बोलो क्लियर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मार्जिन ऑफ डंपिंग कैसे निकालते हैं, इंजरी मार्जिन कैसे निकालते हैं, लोअर तो तभी करेंगे ना। तो चलिए 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो पहले हम मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजरी मार्जिन दोनों के बारे में लिख लेते हैं। तो पहले लिखेंगे मार्जिन ऑफ डंपिंग, तो यहां पे लिख लेते हैं मार्जिन ऑफ डंपिंग। तो मार्जिन ऑफ डंपिंग कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, कैसे याद करना है इसको, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। दूसरी हेडिंग भी लिख लेते हैं एक बार, दूसरी हेडिंग लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे इंजरी मार्जिन, और क्या निकालना है आपको, इंजरी मार्जिन। अब कैसे निकालते हैं, तो एक अलग कलर का पेन ले लेते हैं ताकि मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे बता पाऊँ। तो सबसे पहले आ जाते हैं मार्जिन ऑफ डंपिंग कैसे निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मल वैल्यू, जो हमने बात की थी, ठीक है ना, नॉर्मल वैल्यू, इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है ना, माइनस करेंगे एक्सपोर्ट प्राइस। ये सब कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन में गिवन होगा, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है ना। और इंजरी मार्जिन कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस, इसको निकालते हैं सेलिंग प्राइस माइनस, ठीक है ना, यहां पे लिखेंगे लैंडेड वैल्यू। क्या लिखेंगे, लैंडेड वैल्यू, बोलो क्लियर है, ठीक है। एक और बात जो ध्यान रखने है यहाँ पे, वो क्या है कि जो नॉर्मल वैल्यू होती है ना, जो जहां पर कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिस कंट्री से, जैसे यूएस से हमने एग्जांपल लिया था, तो एक्सपोर्टिंग कंट्री के अंदर नॉर्मल वैल्यू क्या है वो देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना एक्सपोर्टिंग कंट्री, बोलो क्लियर है। और सेलिंग प्राइस इंडिया के अंदर, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस इंडिया के अंदर। इसको याद कैसे करेंगे, इसको ऐसे याद रख सकते हो, देखो यहाँ पे भी वैल्यू है और यहाँ पे भी वैल्यू है, तो इन दोनों को तो वैल्यू से याद रख लेना, ठीक है ना, नॉर्मल वैल्यू और यहाँ पे लैंडेड वैल्यू। यहाँ पे भी प्राइस है और यहाँ पे भी प्राइस है, तो ये एक्सपोर्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस, ऐसे याद रख लेना इसको, बोलो क्लियर है। जब आप इन दोनों को निकाल लोगे, जो आएगा उसमें से विच एवरेज लोअर कर देना, वो अमाउंट आपका क्या निकल जाएगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, वो एंटी डंपिंग ड्यूटी निकल जाएगा। अब हम चलते हैं और एक बार नोट्स पे आ जाते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार देख लेते हैं। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, एक तो हमने ये पढ़ा है, ये तो हो गया अपना क्लियर। आगे चलते हैं नीचे, फिर हमने पढ़ा एंटी डंपिंग ड्यूटी तभी लगेगी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है, डंपिंग होना चाहिए और इंजरी होना चाहिए उस डंपिंग की वजह से, ये भी हमने पढ़ लिया। इसका अमाउंट कैसे निकालते हैं, इसको याद करने का तरीका क्या है, एम आई, एम का मतलब मार्जिन ऑफ डंपिंग, आई का मतलब इंजरी मार्जिन, विच एवरेज लोअर करके निकल जाएगा। और इसको कैसे निकालते हैं, वो जो मैंने फॉर्मूले से बताए वो भी यहाँ पे लिख रखे हैं। ये पेज काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको मिनिमम 2 नंबर तो दिलाई देगा। यहाँ पे हालांकि अगले पेज पे मैंने ये भी डिफाइन कर रखा है कि नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, एक्सपोर्ट प्राइस क्या होता है, हर एक चीज को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा है, ठीक है ना। आप चाहो तो इनको याद कर लो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एग्जाम में सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपसे पूछने वाले नहीं है कि नॉर्मल वैल्यू क्या होता है। अब इसी के अंदर एंटी डंपिंग ड्यूटी के अंदर ही एक और पॉइंट है दोस्तों, जो आपको याद करना है और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना, ये रहा एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसी के अंदर पढ़ रहे हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी के अंदर ही।
इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सच इंक्वायरी एज इट मे कंसिडर नेसेसरी इज ऑफ द ओपिनियन दैट सर्कमवेंशन ऑफ द एंटी डंपिंग हैज टेकन प्लेस बाय ईदर ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो इसमें ना ये 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। ये क्वेश्चन पूरा सीधा का सीधा ऐसे आएगा, जिसमें आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो इससे याद रखना बाई अल्टरिंग, ठीक है ना, और अगर जो इंपोर्ट कर रहे हैं आर्टिकल वो अगर इंडिया के अंदर अनअसेंबल्ड और डिसेंबल्ड फॉर्म में कर दिया जाए तो, या जो कंट्री है ओरिजिन, ठीक है ना, उस कंट्री को चेंज कर दिया जाए, चेंज इन कंट्री ऑफ ओरिजिन, है ना, या कोई और तरीका जिससे कि एंटी डंपिंग ड्यूटी जो लगाई गई है वो इनइफेक्टिव हो जाए। ये 4 चीजें ध्यान रखनी है। बाई अल्टरिंग में क्या क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन, क्या क्या चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, नेम और कंपोजिशन ऑफ आर्टिकल। तो ये आपको याद करना है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं और एंटी डंपिंग ड्यूटी के अंदर ये पॉइंट दे रखा है जिसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और जिसमें ये बता रखा है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये पॉइंट हमने सेफ गार्ड मेजर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि सेफ गार्ड मेजर्स का सी पॉइंट था। काउंटर वेलिंग ड्यूटी में भी दे रखा था कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी कब एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना, वो जो सी पॉइंट है, ठीक है ना, वो काउंटर वेलिंग ड्यूटी में भी था और यहाँ पे भी है। एंटी डंपिंग ड्यूटी में भी यही पॉइंट है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी कब नहीं लगेगी, अगर आर्टिकल इंपोर्ट किया गया है 100% EOU या SCZ यूनिट, अनलेस कब लग जाएगा, अगर एप्लीकेबली कर दिया है स्पेसिफिकली, ठीक है, तो लग ही जाएगा। और इस केस में मैंने आपको ये बताया था, ये याद कर लिया होगा आई होप आपने, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी के अंदर एक और पॉइंट दे रखा है दोस्तों, ये वाला, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके ऊपर स्टडी मेट में क्वेश्चन भी दे रखा है, आप देखोगे तो, हालांकि क्वेश्चंस मैं भी आपको कराने वाला हूं, डोंट वरी, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें ये बता रखा है क्या एंटी डंपिंग ड्यूटी को रेट्रोस्पेक्टिवली, ठीक है ना, इफेक्ट हो सकता है। इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, कई बार एग्जाम के अंदर ये आया है, ठीक है ना, तो ये अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये बता रखा है क्या, ठीक है, एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, रेट्रोस्पेक्टिव डेट फ्रॉम ड्यूटीज पेबल सेल नॉट बी बियॉन्ड, ठीक है ना, सेल नॉट बी बियॉन्ड, ठीक है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन, ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है 90 डेज वाली। और दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट कब ऐसा कर सकती है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कब कर सकती है, अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती है। वो कंडीशंस कौन कौन सी है, ये कंडीशन ध्यान रखना, ठीक है ना। हाई करते हैं ना, HI हाई, उससे याद रखना देयर इज ए हिस्ट्री ऑफ डंपिंग, आई मतलब इंजरी इज कॉज बाय मैसिव डंपिंग। बाकी थोड़ी सी इंग्लिश अगर चाहो तो याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी के अंदर एक और क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये है रिफंड ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है ना। इसके ऊपर सेक्शन होता है 9AA। ये क्या कहता है, ये कहता है कि मान लो कोई इंपोर्टर है, जैसे मैं इंपोर्टर हूँ और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को सेटिस्फाई कर देता हूँ, ये प्रूव कर देता हूँ कि मैंने जो एंटी डंपिंग ड्यूटी दी है जो एक्चुअल में बनती है उससे ज़्यादा दी है, तो मेरे को एक्सेस जो भी ड्यूटी पे की है वो रिफंड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाउएवर, हालांकि इंपोर्टर को यानी मेरे को रिफंड नहीं मिलेगा एंटी डंपिंग ड्यूटी 9AA के अंदर, अगर वो सेम रिफंडेबल है 9A सबसेक्शन 2 के अंदर। ये भी ध्यान रखना है, इसके ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चंस है, स्टडी मेट का क्वेश्चन भी इसके ऊपर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे, उसके बाद चलते हैं प्रोविजनल एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये बेसिक रीड मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9B, ठीक है ना। तो सेक्शन 9B, इसके अंदर क्या है, क्या ये ध्यान रखने की जरूरत है, बिल्कुल ध्यान रखना, स्टडी मेट और बहुत सारे कंपाइलर के अंदर भी इसका क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो नो लेवी अंडर सेक्शन 9 काउंटर वेलिंग ड्यूटी और सेक्शन 9A एंटी डंपिंग ड्यूटी इन सर्टेन केसेस। तो कुछ केसेस में काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगेगा, वे कौन कौन से केसेस हैं ये आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर अगर उन्होंने थोड़ा मुश्किल पेपर बनाया तो कभी भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना, नो आर्टिकल शैल बी सब्जेक्ट टू बोथ काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी टू कंपनसेट सेम सिचुएशन ऑफ डंपिंग। अगर सेम सिचुएशन है डंपिंग की, उसको कंपनसेट करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दोगे और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दोगे। दूसरा पॉइंट कहता है कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी शैल नॉट बी लेविड जस्ट बिकॉज सच आर्टिकल आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द ड्यूटी और टैक्सेस, ठीक है ना, इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन। जो कंट्री ऑफ ओरिजिन के अंदर टैक्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भैया आप काउंटर वेलिंग ड्यूटी या एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दोगे, ये बात बोल रखी है। तीसरे पॉइंट में ये बोल रखा है कि दीज ड्यूटीज शैल नॉट बी लेविड ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम मेंबर कंट्रीज ऑफ WTO होल टाइम, ठीक है,
क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, कि जो जो मेंबर कंट्रीज हैं अगर हम वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस केसेस में ये ड्यूटी नहीं लगेगी। या किसी ऐसी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं जो इंडिया का मोस्ट फेवरेट नेशन है, ठीक है ना, लेकिन अनलेस कब लग जाएगी ये ड्यूटी, ठीक है ना, अगर हमने इंपोर्ट किया है जो आर्टिकल इंडिया के अंदर, ठीक है ना, वो हमारी इंडस्ट्री को क्या कर रहा है, इंजरी नुकसान कर रहा है, तो लग जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं एलडीआर भी मार्क कर रखा है, तो मैं ये एलडीआर में कराऊंगा, ठीक है। तो ये तो हो गया है। अब तो अब अपन वापस चलते हैं और एक बार देख लेते हैं कि हमने कहाँ से शुरू किया है और क्या क्या हमने पढ़ लिया है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, टाइप्स ऑफ ड्यूटी जो चैप्टर है वो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमेशा एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा ही, ठीक है ना। इसके ऊपर हमेशा या तो एमसीक्यू आपको मिलेगा, ठीक है ना, एमसीक्यू मिल सकता है सेफ गार्ड मेजर्स के ऊपर या एंटी डंपिंग ड्यूटी के ऊपर, और अदरवाइज इसके ऊपर 4 या 5 नंबर तक का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है ना। और इसमें कुछ स्पेसिफिक मत करना। ज्यादातर पहले क्या होता था, 2 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट पहले ज्यादातर लोग क्या करते थे, इस चैप्टर से सेफ गार्ड ड्यूटी एंटी डंपिंग ड्यूटी 2 ही ड्यूटी पढ़ के चले जाते थे और वो सोचते थे काम बन गया। पर आजकल ऐसा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में चेंजेस आ रहे हैं डे बाई डे। तो हम ये नहीं कह सकते कि एग्जाम में ये ही आएगा। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं प्रीवियस पेपर्स को देख के कि भैया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चंस, बट इट डजेंट मीन कि वो एग्जाम में नहीं आ सकता, ठीक है ना। क्लियर है दोस्तों? तो ध्यान रखना। तो सबसे पहले हमने 10 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन कर लिए। 10 जो है वो एलडीआर में मैं करा दूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 जो वो अपना एलडीआर है, तो वो अपन एलडीआर में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ। तो किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, आ जाते हैं। अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन ट्राई कर आपको बताने वाला हूँ। तो कंटेंट नंबर 2, यानी कि कंटेंट नंबर 2 किसका है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर से। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपको लिख के दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कि उसके अंदर क्या लिखना है, डोंट वेरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल देता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन लिख के दिखा रहा हूँ मैं, और क्या है वो क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू सेक्शन 9AA, विद रेफरेंस टू सेक्शन 9AA, ये 9AA सेक्शन हमने पढ़ा है। ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट का सेक्शन है ये, ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, ठीक है। स्टेट ब्रीफली, आगे कहता है स्टेट ब्रीफली द प्रोविजन ऑफ रिफंड ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब तो आप समझ में होंगे कि क्वेश्चन किसके ऊपर है, रिफंड ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी। दोस्तों ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या है, रिफंड ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी का क्वेश्चन है, जो कि सेक्शन 9AA के अंदर है। इसके अंदर क्या लिखना है आपको, ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। नोट्स में मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पे आपको मिलेगा और क्या इसके अंदर लिखना है। जो मैंने नोट्स में कराया वो पूरा का पूरा इसके अंदर चिपका देना है। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, ये रहा। तो जो हमने पढ़ा है रिफंड ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी, एक क्वेश्चन अभी लिखा हमने, ठीक है ना। उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वो है सेक्शन 9AA, कस्टम टैरिफ एक्ट का सेक्शन है ये, और रिफंड ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी के ऊपर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो ये क्वेश्चन आपको स्टडी मेट का क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना। मैंने नीचे भी लिख के दे रखा है, स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 1 ही मिल जाएगा, ठीक है ना। अदरवाइज ये आपको हर एक कंपाइलर में मिल जाएगा, तो ये ध्यान रखना। तो मैंने आपको नोट्स के अंदर से ही इसका आंसर बता दिया है। तो इसके आंसर के लिए क्या कर सकते हैं, आप नोट्स रेफर कर सकते हैं। तो मैंने आपको आंसर इसका दिखा दिया। इसका आंसर कहाँ पे है, अपने नोट्स में ऑलरेडी है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आपको स्टडी मेट के अंदर भी मिल जाएगा। तो स्टडी मेट के अंदर भी ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। और हर एक कंपाइलर में, चाहे किसी भी टीचर का हो, तो आप देखेंगे तो ये आपको कंपाइलर में भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप दोस्तों क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन तो हमने कर लिया कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर
2 लिख लेते हैं उसको, क्वेश्चन नंबर 2 बोल देते हैं अपन उसको, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चन। यहां पे कहते हैं विद रेफरेंस टू, तो क्वेश्चन ये है विद रेफरेंस टू सेक्शन 9A 1A, ठीक है, ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट, ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 mentions the wage that constitute circumvention of, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। देखो अगर आप सिर्फ बेसिक्स ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओगे तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। अब मैं इसको थोड़ा अलग कलर से लिखूंगा ताकि आपको ध्यान रहे कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वर्डिंग आपको ध्यान रखनी है, क्या, सरकमवेंशन, इससे क्वेश्चन याद आएगा आपको एग्जाम में, सरकमवेंशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी के अंदर हमने पढ़ा है ये क्वेश्चन, एंटी डंपिंग ड्यूटी के सरकमवेंशन, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पढ़ा है। अब वापस चलते हैं आगे की तरफ और नेक्स्ट लिखते हैं, imposed on an article which may warrant, ठीक है, आगे चलते हैं, which may warrant, ठीक है, एक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको ना मेरे नोट्स के अंदर एज इट इज सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ अपने नोट्स में कि कहाँ पे है ये, ठीक है ना। नोट से बाहर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है सर्कमवेंशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये एंटी डंपिंग ड्यूटी में मिलेगा आपको। तो चलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी का एक क्वेश्चन तो ये है जो हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना। और कहाँ पे दे रखा है, कहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए, क्या ये है, नहीं है, क्या ये है, नहीं है, ये रहा, लो, ठीक है ना, ये रहा दोस्तों, ठीक है ना। जो क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा है उसका आंसर क्या है, अगर आप यहाँ पे आपको वर्ड देखोगे सरकमवेंशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी, अगर आपने वर्ड ये ध्यान से सुना होगा, ठीक है ना, तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से वेज हैं, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे हमने ये 4 चीजें पढ़ी थी। क्या कर सकते हैं, बाई अल्टरिंग डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, नेम कंपोजिशन चेंज करके, या उस आर्टिकल को इंपोर्ट कर सकते हैं असेंबल डिसम्बल्ड फॉर्म में, अनअसेंबल्ड फॉर्म में, ठीक है ना। या फिर हम जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है उसको चेंज कर सकते हैं, या कोई ऐसा तरीका जिससे कि एंटी डंपिंग ड्यूटी इनइफेक्टिव हो जाए, ये हमने पढ़ा, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा। स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 2 यही है दोस्तों। तो यहाँ नीचे लिख भी लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं अलग तरीके से लिख देता हूँ, स्टडी मेट क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है, स्टडी मेट क्वेश्चन नंबर 2 मिल जाएगा आपको ये। इसका आंसर मैंने दिखा दिया कि क्या लिखना है, उसको कॉपी कर देना यहाँ पे बस, ठीक है ना। ओके, आरटीपी का क्वेश्चन भी है ये, पहले अगर आप देखोगे तो ये आरटीपीज का है, प्रीवियस आरटीपीज का। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और अपन ने देख लिया। अब आगे चलते हैं कि और एक आधा क्वेश्चन बताओ, ठीक है ना, बढ़िया से अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। तो सारा आपको नोट से ही मिलने वाला आपको, देखो, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं, तो चलिए इसको लिख देता हूं मैं और आपको फिर दिखाऊंगा कि ये हम क्या लिख रहे हैं और कहाँ पे ये दे रखा है। अपने नोट्स में दे रखा होगा, डोंट वरी। व्हेन सेल दी सेफगार्ड मेजर्स। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, मैं इसको अलग कलर से लिखता हूं, ठीक है, सेफगार्ड मेजर्स। अब आपको समझ में आया होगा कि सेफगार्ड मेजर्स का क्वेश्चन है, ये वर्ड समझते ही आपको पता लग जाएगा क्या है आगे, ठीक है ना। उसके बाद आता है अंडर सेक्शन 8B सेक्शन पढ़ा था, सेफगार्ड मेजर्स ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट, ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975, ठीक है। बी नॉट इम्पोज्ड, ये वर्ड याद रखना, ठीक है ना। मैं अलग कलर से लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे,
नॉट इम्पोज्ड। अब आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कि क्वेश्चन है क्या, ठीक है। नॉट इम्पोज्ड बोला है दोस्तों यहाँ पे। आगे कहता है, आगे लिख रखा है डिस्कस, इसको डिस्कस करना है, डिस्कस ब्रीफली, ठीक है ना, ब्रीफली। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा पहले कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है दोस्तों सेफगार्ड मेजर्स का। ये कहता है कि सेफगार्ड मेजर्स नॉट इम्पोज, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ भैया, कब हम सेफगार्ड मेजर नहीं लगा सकते, ठीक है ना, कब हम सेफगार्ड मेजर्स नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो ये क्या है, क्या हमने पढ़ा इसको, चलिए नोट्स में देखते हैं। पहले हम लोग सेफगार्ड मेजर्स का क्वेश्चन निकाल लेते हैं अपने नोट्स के अंदर, पीछे जाएंगे। ये एंटी डंपिंग ड्यूटी का है, इससे पहला ही क्वेश्चन था सेफगार्ड मेजर्स का, ठीक है ना। तो ये है अपना सेफगार्ड मेजर्स का क्वेश्चन, ठीक है ना। ये तो काउंटरवेलिंग ड्यूटी का है, तो इससे पीछे दे रखा होगा, फिर ये यहाँ मिलेगा, क्या ये है, यस यही है। तो सेफगार्ड मेजर्स का क्वेश्चन ये रहा अपने नोट्स में, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स मैंने कराए थे, उसमें से कौन सा एग्जाम के अंदर पूछ रखा है, यानी कि कौन सा दे रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने, ठीक है ना। स्टडी मेट में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा, हर एक कंपाइलर में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे ये, तो ये पूछ रखा है कि कौन कौन से मतलब सेफगार्ड मेजर्स कब नहीं लगेंगे। तो ये कह सकते हैं कि भैया रिलीफ, सेफगार्ड मेजर्स का रिलीफ, या सेफगार्ड मेजर्स की एग्जम्पशंस, ठीक है ना। तो उसी वही तो क्वेश्चन है, और ये पॉइंट आपको लिख देना है जो मेरे नोट्स में दे रखा है। ए वाला लिख देना है, बी वाला लिख देना है, और आगे चलते हैं, और ये सी वाला पॉइंट लिख देना है। और दोस्तों आपका आंसर बन जाएगा, बस यही आपको लिख देना है यहाँ तक, पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है ना। यहाँ से लेके ए बी सी 3 पॉइंट लिख देना है इसके अंदर, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर कहाँ पे दे रखा है, इसका आंसर दे रखा है अपने नोट्स में, ठीक है ना। डोंट वेरी नोट्स में दे रखा है, तो उसका ए बी और सी पॉइंट आप इसके अंदर लिख देंगे, तो इसका आंसर बन जाएगा रिलीफ एग्जम्पशन, यानी सेफगार्ड मेजर्स कब नहीं लगेंगे, यही तो बोला इसने। तो आई होप क्लियर है दोस्तों। तो एक और क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन करेंगे, डोंट वेरी, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, सब कुछ आपको लगेगा कि यार मजा आ गया एकदम, ठीक है। क्यों, देखो जब पढ़ेंगे और सब कुछ अपने नोट से है, तो जाके लगेगा ना कि हाँ यार जो पढ़ रहे हैं कि सही चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। पता लगे कि कुछ क्वेश्चन आया और वो नोट्स में कवर ही नहीं, तो फिर फायदा क्या, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों मैं, व्हाट आर दी, ये अलग अलग मैं पेन ले रहा हूं, इसकी वजह है ताकि आपको जो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे पहचानने में क्वेश्चंस। कंडीशंस है, तो किसी चीज की कंडीशंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। तो चलिए कंडीशंस के बाद क्या है, रिक्वायर्ड टू बी, कंडीशंस रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड बाई द इंपोर्टर मतलब इंपोर्टर को कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, लेकिन किस केस में अभी तक हमें ये नहीं पता चला। टू मेक द इंपोर्टेड गुड्स, टू मेक द इंपोर्टेड गुड्स एलिजिबल होने के लिए, फॉर, अब आ रहा है एक ऐसा वर्ड जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये भाई साहब क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। फॉर प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी, अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी। तो बेसिकली आगे का क्वेश्चन ना भी पढ़ोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन यहीं पे समझ में आ गया है, लेकिन फिर भी मैं आगे का क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी के बाद क्या दे रखा है, प्रेस्क्राइब्ड, तो नीचे लिखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर दूं मैं इसको, हाँ, तो यहाँ पे है प्रेस्क्राइब्ड, तो प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी प्रेस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 25। ये सेक्शन 25 भी मैंने लिखा था, जिन लोगों ने क्लास 1 की है उनको समझ में आया होगा क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है ना। ऑफ द कस्टम एक्ट 1962, ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे क्या समझ में आया आपको, ये समझ में आया कि प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी की कंडीशंस लिखनी है, ठीक है ना। इंपोर्टर जो है,
ठीक है ना। इंपोर्टर कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी के केस में। तो चलिए अपने नोट्स में चेक करते हैं कि क्या हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताया था एग्जाम के लिए मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने ये भी बताया था कि इसमें से दो ही पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको पूछे क्या, बेसिकली एक चीज तो आपको नॉर्मली पता ही होनी चाहिए कि बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट क्या होता है। 10% जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा कहीं पे भी कस्टम के अंदर, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट तो आपको पता ही होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको क्लास 1 में बताया था, प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी, और ये प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी का क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या बता रखा है, एक तो यही बता रखा है, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा था, तो ये यहाँ से लेके जिसमें मैंने बताया था, ठीक है ना, कि प्रेफरेंशियल एरिया जो कि नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर वहां से, ठीक है ना, उस नोटिफाइड एरिया से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड है एज ए इंपोर्टर, मैं वहां से गुड्स इंपोर्ट करता हूं, तो जो नॉर्मल रेट है जो, ठीक है ना, कस्टम ड्यूटी का, उससे कम टैक्स मुझे देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी। सेक्शन 25 जिसमें कुछ कंडीशंस मुझे कंप्लाई करनी पड़ेंगी, फुलफिल करनी पड़ेंगी एज ए इंपोर्टर। वो कौन कौन सी कंडीशंस थी दोस्तों, तो 4 कंडीशंस मैंने बताई थी यहाँ पे। कौन कौन सा, एज ए इंपोर्टर मुझे क्लेम करना पड़ेगा प्रेफरेंशियल रेट के लिए। दूसरा मुझे ये भी क्लेम करना पड़ेगा कि गुड्स मैन्युफैक्चर कहाँ पे किया गया है, ठीक है ना, ये गुड्स मैन्युफैक्चर कहाँ पे किया गया है, ठीक है ना, प्रेफरेंशियल एरिया में। एरिया कौन सा होना चाहिए, नोटिफाइड होना चाहिए अंडर सेक्शन 4 सब सेक्शन 3। ओरिजिन ऑफ गुड्स कहाँ पे होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ गुड्स कैसे डिटरमाइन करेंगे, 4 सब सेक्शन 2 के अंदर, ठीक है ना। तो ये सब बातें हमने पढ़ी थी। ये स्टडी मेट का क्वेश्चन भी है, हर एक कंपाइलर में मिल जाएगा। स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 4 यही है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन पढ़ा ये आपका स्टडी मेट में भी मिल जाएगा, स्टडी मेट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, ओके। और ये आपका किसी भी कंपाइलर को आप देखोगे तो सभी कंपाइलर में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो ये बात ध्यान रखना अच्छे तरीके से, और ये अपने नोट्स में भी दे रखा है, तो हमको ये अपने नोट्स से ही करना है। तो इसका आंसर कहाँ दे रखा है दोस्तों, अपने नोट्स में गिवन है, डोंट वेरी। तो अपने नोट्स में से इसको कर लेंगे अपन, है ना। तो चलिए आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि क्या है। एक और क्वेश्चन करते हैं और आपको आगे बढ़ते हैं। कितने हो गए क्वेश्चन, 4 हो गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं दोस्तों। यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे और उसको चेक करेंगे कि क्या अपने नोट्स के अंदर दे रखा है। तो राइट ए नोट ऑन, तो क्वेश्चन कहता है राइट ए नोट ऑन, राइट ए नोट ऑन इमरजेंसी पावर। कहीं पे सुना हुआ लग रहा है, ठीक है ना। तो राइट ए नोट ऑन इमरजेंसी पावर, emergency power to impose or enhance, to impose or enhance import duty, import। एग्जाम में आया तो ध्यान रखना, इंपोर्ट ड्यूटी का क्वेश्चन है या एक्सपोर्ट ड्यूटी का है। कभी एक्सपोर्ट ड्यूटी का है और इंपोर्ट का लिख दो, इंपोर्ट का है एक्सपोर्ट का लिख दो। हालांकि इंपोर्ट ड्यूटी का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मैंने मार्क भी करा रखा है। अंडर सेक्शन 8A of the Custom Tariff Act, Customs Tariff Act 1975। तो इसमें क्या पूछा दोस्तों, ये पूछा है कि भैया इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज करने की या एनहांस करने की इमरजेंसी पावर किसके पास होती है। तो हमने सेक्शन 8A पढ़ा था दोस्तों, जिसमें पढ़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, लेकिन वो अमेंड करेगी, ठीक है ना, ओके। और ये सब हमने पढ़ा था। तो मैं एक बार अपने नोट्स में इसका आंसर दिखा देता हूँ कि कहाँ पे दे रखा है, ये रहा, ठीक है ना। ये फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था, तो ये इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है ना, कि इमरजेंसी पावर किसके पास होती है इंपोर्ट ड्यूटी को एनहांस करने की या इंपोज करने की। तो हमने पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, लेकिन उसको फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर है। लेकिन वो कैसे करेगी, नोटिफिकेशन इशू करके ऑफिशियल गजट में, और कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, 2 कंडीशन, ठीक है ना। कौन कौन सी, गुड्स क्या होना चाहिए, फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात से सेटिस्फाइड हो कि ऐसी सर्कमस्टांसिस आ गई थी जिसकी वजह से इंपोर्ट ड्यूटी एनहांस करना पड़ा। तो स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 5 यही मिलेगा दोस्तों। तो इसका आंसर तो अपने नोट्स में दे ही रखा है, बाकी स्टडी मेट क्वेश्चन नंबर 5 भी यही है, ठीक है ना। और इसका आंसर कहाँ से करना है, अपने नोट्स में दे ही रखा है, वो जो नोट्स में दे रखा है वो पूरा का पूरा चिपका दो, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमने 5 भी कर लिया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे और बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं और लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और उनमें से काफी सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ।
ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क से करने। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6। ये प्रैक्टिकल है, ठीक है ना, और इस तरीके का क्वेश्चन आजकल एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं बहुत बार, तो पता लगे कि एमसीक्यू में पूछ लिया, 2 नंबर आपको पक्के मिल जाएंगे अगर आप इसको ध्यान से देखोगे। कई बार तो सीधा उठा के दे देते हैं ऐसे ही डेटा भी, ठीक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आपको एमटीपी में, कंपाइलर में, स्टडी मैट में, हर जगह पे इस तरीके का क्वेश्चन या यही क्वेश्चन आपको मिलेगा, डोंट वरी। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, मैं एक बार लिख लेता हूँ क्वेश्चन क्या है, तो मैं आपको क्वेश्चन लिख के दिखा दूं। तो यहां पे दे रखा है डिटरमाइन टोटल ड्यूटी पेबल, डिटरमाइन टोटल ड्यूटी पेबल। तो आपको निकालना क्या है दोस्तों, क्लियर होगा। टोटल ड्यूटी निकालनी है आपको, टोटल ड्यूटी पेबल क्या रहेगी, ठीक है। और ये क्वेश्चन किसका है, मैं आपको नाम बता देता हूं। एक व्यक्ति है जिसका नाम है मिस्टर राव, ठीक है ना, मिस्टर राव। ये क्वेश्चन मिस्टर राव का है, ठीक है। आपको एक मिल जाएगा ये हर एक जगह पे। आगे कहता है कि मिस्टर राव जो है उसने क्या किया है, इंपोर्ट किया है, ठीक है, मलेशिया से रबर, और उसका लैंडेड प्राइस दे रखा है। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है मैं आपको लिख देता हूँ। लैंडेड प्राइस दे रखा है दोस्तों, ठीक है ना, लैंडेड प्राइस। ये जो लैंडेड प्राइस है, ये बात ध्यान रखना कि ये एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव ऑफ ड्यूटीज, एक्सक्लूसिव ऑफ ड्यूटीज। कितना दे रखा है, 25 लाख। कितना दे रखा है, 25 लाख। आगे कहता है कि इट हैज बीन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट दैट शेयर ऑफ इंपोर्ट। आपको पता है कि सेफ गार्ड ड्यूटी में शेयर ऑफ इंपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो शेयर ऑफ इंपोर्ट के बारे में कुछ बोल रखा है यहाँ पे। तो शेयर ऑफ इंपोर्ट, ठीक है ना, तो शेयर ऑफ इंपोर्ट बता रखा है। तो शेयर ऑफ इंपोर्ट कितना है, ठीक है ना, रबर फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री अगेंस्ट द टोटल इंपोर्ट इन इंडिया एक्सीड 5%, ठीक है ना, तो 5% से एक्सीड कर रहा है, बोलो क्लियर है। और सेफ गार्ड ड्यूटी का रेट बता रखा है 30%। और क्या बता रखा है, सेफ गार्ड ड्यूटी का रेट बता रखा है कितना, 30%, ठीक है ना। और क्या बता रखा है, आईजीएसटी का रेट बता रखा है दोस्तों, आईजीएसटी का रेट बता रखा है, ठीक है ना, 12%। कितना, 12%। उसके बाद बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट बता रखा है, ठीक है ना, कितना, 10%। और आगे ये भी लिख रखा है, चलिए इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। और नीचे ये भी कहता है ये कि इग्नोर करना है आपको, ठीक है ना, इग्नोर करना है एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, ठीक है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, ठीक है ना, ये इग्नोर करना है। नॉर्मली ये लाइन आपको हर एक जगह मिलेगी। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये बहुत सारी एमटीपीज में क्वेश्चन पहले भी गिवन है, ये एग्जाम में भी आया है, ये स्टडी मैट में भी दे रखा है, ये सब जगह पे है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है समझ में आएगा आपको, क्या टोटल ड्यूटी पेबल निकालना है क्वेश्चन के अंदर। और टोटल ड्यूटी पेबल में क्या बताया, एक व्यक्ति है जिसका नाम है मिस्टर राव, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, लैंडेड प्राइस, शेयर ऑफ इंपोर्ट, सेफ गार्ड ड्यूटी वगैरह वगैरह, ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब सेफ गार्ड ड्यूटी कब लगती है, ये बात हमने पढ़ा था। तो सेफ गार्ड ड्यूटी तभी लगेगी ना दोस्तों, अगर एक डेवलपिंग कंट्री से अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, और उस केस में शेयर ऑफ इंपोर्ट डज नॉट एक्सीड अगर 3% है, तो सेफ गार्ड ड्यूटी लगेगी ही नहीं ना, तो 3% से ऊपर है इसलिए लग जाएगी यहाँ पे। अब इसका आंसर कैसे बनाना है, आइए इसको लिखते हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखना है, ठीक है ना, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसका आंसर कैसे लिखना है, ठीक है ना, कंप्यूटेशन ऑफ, तो आप पहले लिखेंगे कंप्यूटेशन, क्या कंप्यूट कर रहे हो, ऑफ टोटल ड्यूटी पेबल, टोटल ड्यूटीज पेबल। चलिए ठीक है, आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अंडर दी कस्टम्स एक्ट। बोलो क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है आपको, यहां पे जो लैंडेड प्राइस है ना, ये लिख लेना है 25 लाख रुपए, ठीक है ना। तो नीचे लिखेंगे आंसर में यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार दूसरा पेन ले ले, ये ले लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पे लिखेंगे लैंडेड प्राइस। तो लैंडेड प्राइस कितना दे रखा है, 25 लाख। बोलो क्लियर है।
अब उसके बाद दूसरी चीज क्या है, वापिस क्वेश्चन देखो, जितनी भी ड्यूटीज दे रखी हैं, ठीक है ना, जितनी भी ड्यूटीज दे रखी हैं उसमें से सेफ गार्ड ड्यूटी का क्वेश्चन है ये। आपको ये तो समझ में आया होगा क्वेश्चन किसका है, सेफ गार्ड ड्यूटी का। तो आप एक काम करो, सबसे पहले सेफ गार्ड ड्यूटी ले लो, ठीक है ना, क्या ले लो, सेफ गार्ड ड्यूटी। तो नीचे लिखेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे प्लस करना चाहो प्लस का निशान लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे सेफ गार्ड ड्यूटी, ठीक है, सेफ गार्ड ड्यूटी, GUARD, ठीक है। एक बार इसको हटा देता हूं, दोबारा लिखता हूं, सेफ गार्ड ड्यूटी। चलिए लिखते हैं, सेफ गार्ड ड्यूटी। सेफ गार्ड ड्यूटी का रेट आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है, 30% है दोस्तों। अगर आप यहां देखेंगे तो सेफ गार्ड ड्यूटी का रेट है 30%, तो 30% लिखेंगे, लिखो कितना, 30%। तो 30% किस पे निकलेगा, 25 लाख पे। तो 25 लाख का 30%, 7,50,000, 7,50,000। बोलो क्लियर है। वापिस क्वेश्चन जाओ, क्या क्या बच गया है, ठीक है ना, ये हो गया है। शेयर ऑफ इंपोर्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये तो कंडीशन देखने के लिए देखते हैं बस। सेफ गार्ड ड्यूटी हमने लिख लिया है। नीचे आ जाते हैं, दो चीजें बच गई हैं, IGST एंड बेसिक कस्टम ड्यूटी। पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी लेते हैं, हमेशा याद रखना। तो पहले क्या लेंगे हम लोग, फिर से प्लस का निशान लगाएंगे और यहां पे लेंगे बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट क्वेश्चन में दे रखा है 10%, तो 10% लेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि 10% किसका लेंगे, ठीक है ना, बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% किसका लेते हैं, ये जरूर ध्यान रखना। ये लैंडेड प्राइस का लेना है 25 लाख का, तो 25 लाख का 10% होता है दोस्तों 2.5 लाख, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप 2.5 लाख ले लेंगे। एक बात मैंने आपको बताई थी, अगर याद हो, बेसिक कस्टम ड्यूटी जब भी दिखे आपको सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी देखना है। ये सोशल वेलफेयर सरचार्ज हमेशा बेसिक कस्टम ड्यूटी पे निकालते हैं, तो इस पे ऐड कर देंगे, ठीक है ना, सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो कि रहेगा 10% और जो कि रहने वाला है, ठीक है, 25 लाख पे मत निकाल देना, जो कि रहने वाला है 2.5 लाख पे, क्योंकि बेसिक कस्टम ड्यूटी पे। तो 2.5 लाख का, ठीक है ना, 10% कितना हो गया, 25,000। ये हो गया दोस्तों 25,000। अब इन सब का टोटल कर लेना है आपको, ठीक है ना, और कुछ भी क्वेश्चन में अभी नहीं दे रखा है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसका टोटल कर लेना है अभी आपको। अगर आप इसका टोटल करोगे, ठीक है ना, अगर आप सब कुछ टोटल करोगे, 25 लाख, 7,50,000, 2,50,000 एंड 25,000, तो ये टोटल आएगा आपका 35,25,000, 35,25,000 ये टोटल आएगा। इसको बोलेंगे सब टोटल बिफोर IGST, ऐसे बोल सकते हैं इसको। अब IGST का रेट क्वेश्चन में दे ही रखा है आपको, अब IGST आपको लगाना है। याद रखना सबसे बाद में लगता है IGST, तो इसके ऊपर जो ये अमाउंट आया ना, इसके ऊपर लगेगा IGST, इंटीग्रेटेड टैक्स। तो अब इसमें ऐड कर देंगे क्या, IGST यानी इंटीग्रेटेड टैक्स, जिसका रेट कितना है 12%, और ये 12% किस पे निकलेगा, इन सबके टोटल पे, ठीक है ना। तो 12% निकालेंगे तो 4,23,000 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4,23,000। तो ये आ गया है 4,23,000। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल ड्यूटी पेबल पूछा है, तो टोटल ड्यूटी निकाल लो, कितनी ड्यूटी होगी, 1 2 3 4, चारों का टोटल कर लो। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, लिख लेंगे एक बार, 7,50,000, 2,25,000 यहाँ पे। तो नीचे लिख लेते हैं, क्वेश्चन में आंसर क्या पूछा है, टोटल ड्यूटीज पेबल। तो टोटल ड्यूटीज पेबल कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, सबसे पहले क्या, 7,50,000, ठीक है ना, प्लस में 2.5 लाख, 2.5 लाख, ठीक है ना, प्लस में 25,000, प्लस में, ठीक है ना, 4,23,000। बोलो क्लियर है। और ये आ जाएगा आपका 14 लाख, ठीक है ना, 48,000, 14,48,000, ठीक है ना। एक बार चेक कर लेना फिर भी, और यहाँ पे मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर है। तो दोस्तों ये हो गया आपका क्वेश्चन, एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, ठीक है ना। और जैसा कि हमने बात की थी, एक बार वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे और ये देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो पहला कंटेंट हो गया है क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ के, क्योंकि वो LDR क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने उसके ऊपर लिख भी रखा है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने देखे, स्टडी मैट, RTP, MTP वगैरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने बनाए, ठीक है ना। ओके, अब आपको क्या करना है दोस्तों, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के मामले में आपके जो भी क्वेश्चन बचे हैं, चाहे वो स्टडी मैट है या कोई भी आपके पास कंपाइलर है,
वो सारे क्वेश्चन अब आपको बना लेने हैं, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे और सारे मेरे नोट से ही मिलेंगे आपको, डोंट वेरी। अब आ जाते हैं एलडीआर क्वेश्चन पे। होमवर्क आपका मैंने बता ही दिया क्या है। अब एलडीआर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो एलडीआर क्वेश्चंस के अंदर आ जाते हैं। तो एलडीआर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं मैंने अपने ही नोट्स के अंदर, ठीक है ना, लास्ट में चले जाओ तो एलडीआर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। बोलो क्लियर है? एक बार नीचे ले आता हूँ, ऊपर चला गया ये, क्या हो गया इसको, इतनी अकड़। चलो भैया ये तो गलत बात है यार, अकड़ू पीडीएफ है। तो ये रहा दोस्तों, ये मेरे पीडीएफ के पीछे मिलेगा आपको क्वेश्चन, ठीक है ना। आप बिल्कुल चिंता ना करो, ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे चुका हूँ, ठीक है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करो और सब कुछ आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने पीछे दे रखा है पीडीएफ, और एक क्वेश्चन मैं नोट्स में बता ही रहा हूँ। 2 एलडीआर क्वेश्चन आपको करने हैं, 2 क्वेश्चन है एलडीआर के। तो जिसमें से एक क्वेश्चन ये है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेफगार्ड मेजर्स का जो क्वेश्चन है उसके ऊपर है। अंडर द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 ऑन आर्टिकल इंपोर्टेड बाय EOU SCZ यूनिट क्लियर्ड एज सच इनटू DTA, ठीक है ना, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। तो ये इसका आंसर है, ठीक है ना। तो ये यहां से लेके यहां तक का ये आंसर है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है एक तो आपको। दूसरा क्या है, ये सेफगार्ड मेजर्स का है, अपन पढ़ चुके हैं, डोंट वेरी, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है ना, इसके ऊपर मुझे लगता है एमसीक्यू पूछ सकते हैं आपसे, तो इसलिए ये आप अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। एलडीआर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 10 है ना जो, ठीक है ना, वही है नोट्स के अंदर। तो ये सेक्शन है सेक्शन 9C, जिसमें अपील की बात की गई है। क्या है इसमें, फिर भी मैं आपको रीड करके बता देता हूँ और थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9C ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट, ठीक है ना, एन्यूमरेट द ऑर्डर अगेंस्ट विच एन अपील कैन बी प्रेफर टू द CESTAT, ठीक है ना, यानी कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये ट्रिब्यूनल को अपील करने की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसमें कुछ बातें हैं जो छोटी मोटी ध्यान रखनी है। एन अपील फाइल्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी अकम्पेन्ड बाय द फीस। अगर आप अपील कर रहे हो तो उसके साथ फीस कितनी लगेगी ये पूछ सकते हैं। एवरी एप्लीकेंट मस्ट बिफोर द, ठीक है ना, ट्रिब्यूनल को, जो भी आप अपील कर रहे हो अपील ट्रिब्यूनल को, एज एन अपील फॉर ग्रांट। ये तो कुछ नहीं है, ये तो आप थोड़ी सी थ्योरी लगा लो एक तरीके से, ठीक है ना। और उसके बाद ये पॉइंट्स आप ध्यान रख सकते हो। एवरी अपील अंडर दिस सेक्शन शैल बी फाइल्ड विद इन 90 डेज, ठीक है, टाइम बता रखा है, ऑफ डेट ऑफ ऑर्डर अंडर द अपील। हाउएवर अपील ट्रिब्यूनल में, ठीक है ना, एंटरटेन अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90। वैसे 90 डेज का टाइम होता है, ठीक है ना, लेकिन अपील ट्रिब्यूनल चाहे तो उसके 90 डेज के बाद भी, ठीक है ना, अपील एक्सेप्ट कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट सफिशिएंट कोज है, अपीलेंट ट्रिब्यूनल में आफ्टर गिविंग द पार्टीज टू द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड पास एन ऑर्डर देयर ऑन। ये कुछ भी नहीं है, तो ये आप बस थोड़ा ध्यान रख लेना, और कुछ भी इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो जिसके अंदर अपील के अंदर क्या है, अपील किसको फाइल कर सकते हैं, कितनी फीस लगेगी और कितने दिन के अंदर फाइल कर सकते हैं, ठीक है ना, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। ये 4-5 पॉइंट्स थे जो ध्यान रखने हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने सेफगार्ड मेजर्स में कर ही रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अब हम वापिस आ जाते हैं, तो देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले टाइप्स ऑफ ड्यूटी के मैंने 2 पार्ट बनाए हैं। पार्ट 1 मैं आपको करा चुका हूं, पार्ट 2 ये वाली क्लास चल रही है, आज चैप्टर कंप्लीट हो गया। जिसमें से स्टडी मेट में जो भी दे रखा 100% वो मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को दोस्तों। 10 क्वेश्चन दे रखे थे और 10 के 10 क्वेश्चन में क्या क्या एग्जाम के लिए आ सकता है मैक्सिमम डीपली मैंने हम यहाँ पे डिस्कस किया है। इससे बाहर कुछ नहीं है मिलेगा आपको। उसके बाद आता है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस भी कराए दोस्तों, जो एमटीपीज के, स्टडी मेट के और बहुत सारे कंपाइलर में भी ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एलडीआर क्वेश्चन में मैंने 2 क्वेश्चन रखे थे, दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। होमवर्क में आपका क्या होमवर्क है दोस्तों, आपके पास स्टडी मेट होना चाहिए, ठीक है ना, लेटेस्ट वाला, नए वाला, जो मई 26 सितंबर और जनवरी वाला है। और उसके साथ साथ कोई भी आपके पास जो सर का कंपाइलर हो अपडेटेड, ठीक है ना, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में मिल जाएंगे। आप उनमें देख लो, सारे क्वेश्चन बना के देख लो, आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, ठीक है ना। और ये सारे नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, चाहे वो क्लास नोट्स हो चाहे मेरे हैंड रिटन नोट्स हो, डोंट वेरी। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ पे क्लास खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो। 100% मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ढंग से डीपली हम लोग चीज़ें कर सकें, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट फील करूँ, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर दिया करो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बता दिया करो यार कि भैया हाँ, ठीक है ना, वीडियो पसंद आया, ठीक है ना, ओके, ताकि मुझे भी लगे कि यार हाँ, और मेहनत करूँ और अच्छे से कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दो।